हेलो बच्चों, मैं सचिन कटार ने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस उज्जैन पर। तो बच्चों, आज हम यहां पर एनसीईआरटी मैथ्स का कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिभुज ट्रायंगल। ठीक है, तो आए सबसे पहले तो हम इसका बेसिक सा रूल पढ़ लें कि 2-3 हमें रूल्स पढ़ने हैं, है ना। मैं आपको आज सिलेक्टेड 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन 4 या 5 क्वेश्चंस में कौन से रूल्स लगने वाले हैं उन पे आज हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। बच्चे, आप जानते हैं कि ये राइट एंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, इसे समकोण कहते हैं। समकोण का एक कोण 90 डिग्री होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो तिरछी वाली जो लाइन है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस एच, जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। बच्चों जो खड़ी वाली लाइन है इसे कहा जाता है लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो नीचे की जो लाइन होती है उसे कहते हैं आधार, जिसे बेस भी कहा जाता है, बी। तो बच्चों इस राइट एंगल में या समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगता है पाइथागोरस का एक प्रमेय लगता है। वो प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट की बात करें इसकी तो कला, देखो क ल आ, आजमता कला, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, क का स्क्वायर इक्वल टू ल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश की बात करें तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ये पाइथागोरस का प्रमेय। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आगे काम आने वाला है, इसको अपन बाद में यूज करेंगे। एक सेकेंड रूल होता है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर त्रिभुज 90 डिग्री का नहीं है, समकोण अगर नहीं है, तो इसका सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। a जहां पर उसकी साइड है, उसकी भुजा कहलाती है a। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर, या फिर हिंदी में लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। चल, आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा फॉर्मूला है बच्चों जो कि आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दो त्रिभुजों के एरिया अगर रेशो में है, पहले इंग्लिश में बता देता हूं, दो त्रिभुजों के यदि एरिया रेशो में है तो उनकी जो साइड है उनका भी रेशो इक्वल में होगा। जैसे आपके लिए बस इतना जान लेना काफी है कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया अगर रेशो में है तो उनकी जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड, उनका भी रेशो इक्वल में होगा। हिंदी में बात करें तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है अगर वो अनुपात में है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। संगत भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होंगी। तो आप तीसरा रूल लिख लीजिए। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख के रखे थे, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, इट इज गिवन दैट। तो बच्चे देखें क्या दे रखा है, इसमें क्लियर कहा गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है एबीसी, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं। एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी is an isosceles triangle, जिसमें हमें साफ दे रखा है कि AC की वैल्यू जो है वो BC के इक्वल है। आप भी जानते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, उनमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और खास दे रखी है उसने, जिसका C जो है वो समकोण है, राइट एंगल्ड है वो C पर। मतलब राइट एंगल की प्लेस ये होती है, समकोण की प्लेस ये होती है, मतलब यहाँ पर आपको C बनाना है, यहीं पर बनाना है C। आप अगर C यहाँ बनाओगे तो यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने बोला समकोण C है, तो आपको C को यहीं रखना है। यहाँ पर आप A रख दें या यहाँ पे आप B रख दें, इन दोनों की जगह को आप चेंज कर सकते हैं, बस C को चेंज नहीं कर सकते। C को आपको यहीं रखना है। तो यह हुआ आपका ट्रायंगल, और इसमें साफ कहा गया है कि AC जो है वो BC के बराबर है। C समकोण है, राइट एंगल एट C। तो बच्चों ये जो है हमारी पहली बात हो गई
कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, और ये हमारी दूसरी बात हो गई कि C समकोण है राइट एंगल एट C। चलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल हमारा डायग्राम यही बनेगा, C को आपको यहीं रखना है। चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे दिया है, ये जो दोनों पॉइंट है वो दिया है में आ जाएगा गिवन के अंदर, और हमें जो अब सेकेंड पॉइंट डालना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इंग्लिश में लिख देंगे टू बी प्रूव्ड, टू बी प्रूव्ड। तो इस हेडिंग के अंदर हम डालेंगे क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में मैंने आपको बताई थी h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। चलिए बच्चों अब आप यहाँ पर देखें तो इस डायग्राम में हमारा h कर्ण क्या है, तो हमारा h जो कर्ण है वो हमारा है AB। तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं h या कर्ण की जगह रखेंगे AB का स्क्वायर, क्या रखने वाले हैं AB का स्क्वायर, ठीक है। अब जो लंब हमारा परपेंडिकुलर है वो लंब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, प्लस अब जो बचा हमारा B आधार, तो आधार या बैस जो जिसमें हम लेंगे नीचे BC का स्क्वायर, क्या लेना है BC का स्क्वायर। तो बच्चों हो गया हमारा सॉल्व, यही प्रूफ करना था। अब तो बोलोगे कि आंसर तो आया नहीं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, AC की जो वैल्यू है वो BC के इक्वल है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये तीनों बिल्कुल एज इट इज ऐसी की ऐसी नीचे लिख देता हूँ। अगर मैं कुछ चेंज करूँ तो आप मुझे बताइएगा क्या चेंज करा मैंने। बिल्कुल सही, आपने कहा कि सर आपने AB के स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर रखा, AC की जगह AC रखा, बट आपने गलती से BC की जगह AC रख दिया, या आपने थोड़ा गलत कर दिया। तो बेटा गलत नहीं करा, हमें AC की जो वैल्यू है BC के बराबर ही है, तो मैंने BC की जगह AC रख दिया, बिकॉज दोनों बराबर है, तो मैंने BC की जगह AC रख दिया। अब आप भी जानते हो बच्चों कि AC स्क्वायर और AC स्क्वायर, दो बार AC स्क्वायर है तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, इट इज प्रूफ्ड। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर आप मुझे कमेंट में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे कि सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, वॉइस क्लैरिटी नहीं है या फिर कुछ कोई भी यानी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की। चलिए बच्चों आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है। सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है, तो चलिए मैंने एक 18 मीटर ऊंचा खंबा बना लिया। ये जमीन है, ये मैंने खंबा बना लिया है ना। इस खंबे की ऊंचाई मैंने बना दी 18 मीटर, ठीक है। जिसमें वो बोल रहा है कि खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा तथा दूसरा सिरा जमीन के खूंटे से जुड़ा है। मतलब एक तार लिया गया है, वो खंबे के ऊपर बांध दिया और जमीन के खूंटे से बांध दिया। तो खंबे के ऊपरी सिरे से जमीन के खूंटे पे बांध दिया तार, ये तार बांधा गया है ना। यदि तार की लंबाई 24 मीटर है, देखो साफ साफ दे रखा है तार की लंबाई 24 मीटर है, मतलब ये तार की लंबाई कितनी दे रखी है 24 मीटर। अब वो ये बोल रहा है कि बताइए खंबे का आधार व जमीन के खूंटे के बीच की दूरी क्या है। मतलब कुल मिला के अगर हम इसे ABC ले लें तो हमें खंबे की लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है खंबे की लंबाई। खंबे की लंबाई आपको साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है, खंबे की लंबाई हमें दे रखी है 18 मीटर, और जबकि हमें तार की लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई ये हमें दे रखी है 24 मीटर। चलिए एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ गाय, एक लड़का था, एक गाय था, उसने एक वायर को अटैच किया। वायर को कहाँ अटैच किया, आप भी जानते हो कि पोल के ऊपर। तो वायर को अटैच किया वर्टिकल पोल के ऊपर, और वर्टिकल पोल की जो हाइट थी वो 18 मीटर है, आपको दिख रहा होगा हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितना है 18 मीटर, हाइट ऑफ पोल कितना है 18 मीटर। अच्छा अब उसने जो वायर अटैच किया उसकी वैल्यू दे रखी है आखिरी में। तो वायर इज अटैच इज 20 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग। तो वायर जो अटैच है वो 20 मीटर लॉन्ग है। तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर
लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे दे रखा है 24 मीटर। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पर हमें एक खंबा दे रखा है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, और एक तार दे रखा है जो कि खंबे के ऊपरी सिरे से जमीन तक गड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। तो 24 मीटर लंबा तार है। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इस पोल के बेस से इस ग्राउंड तक की डिस्टेंस हमें बतानी है। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी द स्टैक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉप्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें पीजीटी लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इन ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल, एबीसी इज अ राइट एंगल, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसलिए करके लिखोगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? मैंने अभी आपको बताई थी कला, क ल आ, मतलब क का स्क्वायर बराबर ल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बात करें तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है कि कर्ण क्या होता है ना, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो बच्चों कर्ण या जो हाइपोटेनियस है वो होती है हमारी स्लाइंट वाली, है ना। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे डायरेक्टली 24 का स्क्वायर। अब लंब या परपेंडिकुलर की तरफ चले तो यहाँ पे हमारा 18 तो यहाँ पे हम रखेंगे 18 का स्क्वायर। बच्चों फिर देखें, कर्ण हाइपोटेनियस हमारा 24 है, लंब परपेंडिकुलर हमारा 18 है, नहीं है तो हमारे पास केवल b। तो b बच्चों आप जानते हैं BC है हमारे पास, BC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC का स्क्वायर। बच्चों अब आपको क्या करना है, 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते हो 576 होता है, प्लस 18 का स्क्वायर आपको करना है। तो 18 का स्क्वायर आप निकाल लें बाजू में, 324 होता है, 324 प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों हमने क्या करना है, 324 उठाकर इस तरफ लेकर आना है। तो 576 में से 324 माइनस हो जाएगा, तो इधर BC का स्क्वायर अकेला बचेगा। अब आप देखें इसमें से इसको माइनस करके देखें, BC का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, और आप जानते हो बच्चों कि 252 का अंडर रूट क्या होता है, आप बाजू में निकाल कर देख लें। 252 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा। तो बच्चों इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 हो रहे हैं, इक्वल्स टू BC। तो बच्चों आप जानते हो कि यहाँ पर 2 का जो पेयर है और 3 का जो पेयर है, 2 और 3 का पेयर बाहर आ जाएगा और ओनली 7 अंदर बचेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे 2 3 607 इसका आंसर आने वाला है बच्चों, मीटर। ओके, तो आई होप बच्चों कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। चलिए बच्चों आगे के हमें 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ABC और DEF, 2 त्रिभुज है ABC और DEF, दोनों सर्वांगसम दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, दिया है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट क्या दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये दोनों हमें सर्वांगसम दे रखे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस दे रखा है, और यहाँ पर हमें दोनों का एरिया दोनों का ही दे रखा है, एक दे रखा है 64 और एक दे रखा है 121। तो ABC का जो क्षेत्रफल दे रखा है, ABC त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दे रखा है, जिसको हम एरिया ऑफ ABC बोलेंगे, दे रखा है हमें कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो दे रखा है, जिसे हम ब्रैकेट में एरिया ऑफ DEF बोलेंगे, DEF, तो ये हमें दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके अलावा बच्चों हमें तीसरी चीज दे रखी है, ई एफ की वैल्यू दे रखी है। तो आप देखें यहाँ पे ई एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 15.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें तीन चीजें यहाँ पे क्लियर कर रखी है। ई एफ की वैल्यू है 15.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने एक रूल, सबसे पहले मैंने आपको रूल में बताया था कि अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अगर अनुपात बराबर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है ना। तो चलें उसी रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में एरिया ऑफ एबीसी बोलेंगे, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल जिसे एरिया ऑफ डीईएफ बोलेंगे, डीईएफ। चलिए ये जो दोनों का क्षेत्रफल है, जो दोनों का एरिया है बच्चों, वो उनकी संगत भुजा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। मतलब ऊपर एबीसी है, ऊपर एबीसी है, तो अच्छा हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड यहाँ पे बीसी फाइंड करना है। तो अब चूंकि एबीसी है तो हमें बीसी साइड ऊपर लेना है, और डीईएफ त्रिभुज नीचे दे रखा है, तो डीईएफ का ईएफ हम नीचे लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, ईएफ उसने दे रखा है, ईएफ दिया है और बीसी फाइंड करना है। ईएफ दिया है, बीसी फाइंड करना है। तो बीसी हमने ऊपर लिखा, ईएफ नीचे लिखा। क्यों सर ऊपर? तो देखें एबीसी ऊपर है तो बीसी ऊपर रहेगा, और डीईएफ नीचे है तो ईएफ नीचे रहेगा। हो गया। तो अब फटाफट से देखें, तो आप मुझे बताएं कि ऊपर जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ एबीसी दे रखा है वो कितना है हमारे पास, 64 है ना। और चलिए इसको अपन यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम रूल की बात करें तो यहाँ पर अभी हमें क्या रखना है, तो सबसे पहले तो देखें ऊपर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ एबीसी दे रखा है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 64, और नीचे देखें तो नीचे है हमारे पास डीईएफ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ डीईएफ, तो 121, और इस तरफ देखें तो ऊपर बीसी है, तो बीसी तो हमारे पास है नहीं, तो बीसी का स्क्वायर, सॉरी बच्चों यहाँ पे स्क्वायर आएगा, बीसी का स्क्वायर, और ईएफ जो दे रखा है ईएफ, तो वहाँ पे 15.4 का स्क्वायर। सॉरी बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पे सूत्र ये है कि त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है वो। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि इधर आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इसको तो ऐसी की ऐसी ही रहने दें, 50.4 इस तरह से स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि आप मुझे बताएं 64 किसका स्क्वायर होता है। 64 होता है 8 का स्क्वायर, और 124 होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताएं बच्चों, ये वाला जो स्क्वायर है वो बाजू वाले स्क्वायर से कट जाएगा, और ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर से कट जाएगा। तो इट मीन्स क्या बचेगा, 8/11 इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4, ये बचेगा। अब आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 15.4 का 8 में इंटू कर दें, तो क्या हो जाएगा 15.4 इंटू 8 अपॉन में क्या बचने वाला है 11 इक्वल्स टू वैल्यू का एक निकलेगी बीसी की। मैं फिर समझाता हूँ, पहले जो 15.4 था वो नीचे था, हमने क्या करना है इस 15.4 का इंटू ऊपर करना है, 15.4 का इंटू ऊपर करना है। अगर इंटू करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, और आप भी जानते हो बच्चों कि 11 से अगर आप 15.4 अगर आप कट करते हो तो ये 1.4 बार कट जाएगा। तो 1.4 इंटू 8, और 1.4 इंटू 8 का आप इंटू करोगे तो 11.2 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, है ना, आ जाएगा क्वेश्चन समझ में। चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कॉपी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। बच्चों देखिए ये कॉपी है, इस कॉपी में आप देखें कि इस कॉपी में यहाँ पे दो पेजेस हैं, एक पेज इस तरफ है और एक पेज इस तरफ है। जब मैं इस कॉपी को जब मैं क्लोज करता हूँ तो ध्यान देखिएगा, क्लोज करता हूँ तो इसकी ये वाली जो साइड है वो उसकी इस वाली साइड से ऊपर आ जाती है, ये वाली साइड इस साइड के ऊपर आ जाएगी, और ये अंदर वाली जो साइड है, अंदर वाली, वो इसके जस्ट अंदर वाली साइड के इक्वल आ जाएगी। ये वाला जो कॉर्नर है वो इस कॉर्नर के इक्वल आ जाएगा, और ये वाला जो कॉर्नर है वो इस कॉर्नर के अपोजिट आ जाएगा। तो आप देखेंगे जब मैं बंद करूंगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तो दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों ही ट्रायंगल बिल्कुल इस तरह से दे रखे हैं, है ना। तो आप मुझे बताएं कि जब ये दोनों ट्रायंगल इस तरह से बंद किए जाएंगे तो ये जो C है वो इस P के ऊपर आ जाएगा, ये जो B है वो इस Q के ऊपर आ जाएगा, और ये जो A है वो इस R के ऊपर आ जाएगा। आप जानते हैं बच्चों कि ये जो 3.8 है
ये इसकी 7.6 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम देख लें कि वैल्यू हमें क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमें जो पहला ट्रायंगल दे रखा है ABC, इस ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं। A की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, B की दे रखी है 60 डिग्री और C की कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ABC को ही, उसे नहीं देखना है अभी, इसे देखना है। तो हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो कोणों का योग होता है वो 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ ट्रायंगल इज 180। और आप भी जानते हो बच्चों कि यहाँ पे तीन एंगल कौन कौन से ABC है। तो अगर हम त्रिभुज A को, B को और C को अगर आपको तीनों के आपस में जोड़ोगे तो 180 आएगा। आप भी जानते हो बच्चों कि A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है 80, B की वैल्यू हमें दे रखी है 60 और C की वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो C को इसी तरह छोड़कर 180 लिख देंगे। अब आप मुझे बताएं 80 और 60 प्लस होगा तो कितना आएगा 120, C इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा और 120 अगर पीछे जाएगा तो पीछे जाकर वो माइनस का हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 और इस तरह से C की वैल्यू निकल कर आएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये स्टेप हमारी पूरी हो गई। दूसरी बच्चों, यहाँ पर ये दे रखा है, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज दे रखी है। बच्चों एक बात ध्यान रखें, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल अगर इस तरह से, अगर मान लीजिए मेरा हाथ है, अगर ये वाली जो फिंगर है मेरी, वो इस हाथ की इस फिंगर के इक्वली हो जाएगी अगर मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूं। ठीक है, आप भी जानते हो कि ये वाले जो दोनों थंब है मेरे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो इट मीन सेम प्रोसीजर वही है कि अगर मैं दोनों ट्रायंगलों को अगर मैं ओवरलैप करूं तो ये जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएंगी, ये जो 6 है वो इसके, और ये जो 3.8 है वो इसके। तो आप एक बात ध्यान रखें बच्चों कि अगर ये दोनों त्रिभुज को हमको अगर सर्वांग या समरूप बताना है तो इनकी भुजाओं का अनुपात हमें देखना होगा। तो इनकी चलो भुजाओं का अनुपात हम देख लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो इनका वो देखें, रेशो देखें, तो जो AB जो है, AB जो साइड है बच्चों, वो AB साइड, आप मुझे बताएं कि ओवरलैप करने पर AB साइड किस साइड के इक्वल आएगी। ये जो AB साइड है वो कौन सी साइड के इक्वल आएगी, RQ के, बिल्कुल सही। तो जो AB साइड है वो RQ के इक्वल आएगी, है ना। दूसरा आप मुझे बताएं बच्चों, किसकी जो AC साइड है, AC, आप मुझे चलो बताओ, गेस करो, AC साइड, ये वाली साइड किसके ओवरलैप में आएगी, बिल्कुल सही, PR के या RP के, PR या RP। थर्ड आप मुझे बताएं, मतलब इनकी जो साइड का जो रेशो है वो हमें देखना है कि क्या रेशो आ रहा है। तो AB और RQ, तो AB की वैल्यू कितनी है 3.8, तो ये जो 3.8 है अपॉन में देखिए उधर कितना है 7.6, तो 3.8 अपॉन 7.6। अब मुझे बताएं कि जो AC है वो PR, ये जो AC साइड है AC वो इस PR के रेशो में है, दोनों एक दूसरे के रेशो में, तो 3√3 और 6√3, 3√3 और 6√3। और थर्ड आप देखें BC अपॉन PC, तो BC की वैल्यू 6 और PQ, सॉरी PQ, तो BC और PQ, तो BC की वैल्यू है 6 और PQ की वैल्यू है 12। तो आप कट करके देखें तो जनरली 3.8 से 7.6 1/2 बार कट जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये भी 1/2। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। अगर ये तीनों का रेशो, तीनों के साइड का रेशो अगर इक्वल आया है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो बाकी की जो एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज इनकी भुजाओं का अनुपात समान है। चूंकि इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, द रेशियो ऑफ their sides are equal, so
एंगल जो सी है वो एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? पी के। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, या फिर एंगल पी बोले तो एंगल सी, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब आप मुझे बताएं बच्चों, सी की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 60, तो अगर सी की वैल्यू 60 है तो पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 60। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके आगे के 2 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ। चलो बच्चों, बिना देरी किए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है कि 2 समरूप त्रिभुज है। 2 समरूप क्या है? त्रिभुज, जिनकी भुजाओं का अनुपात 4:5 है। भुजाओं का अनुपात क्या है? 4:5। माना कि पहले त्रिभुज, एक सेकेंड, 2 समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात कितना दे रखा है? दे रखा है 4:9। इंग्लिश में लिखेंगे द साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो रेशो दे रखा है वो हमें दे रखा है 4:9। तो चले यहाँ पर हम पहले वाले की साइड ले लेते हैं 4 और सेकेंड वाले की साइड ले लेते हैं 9। तो लेट दी माना कि पहले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी? 4x। 4 ले लेंगे पहले वाले के 4x, और सेकंड वाली, देखो बेटा ये वैल्यू नहीं दे रखी है, ये उन्होंने रेशो बताया, तो रेशो को हमेशा x से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले त्रिभुज की भुजा हम 4x ले लेंगे, और दूसरे त्रिभुज की भुजा, माना कि दूसरे त्रिभुज की भुजा ले लेंगे हम 9x। तो अब हम यहाँ पे लिखें लेट द साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या हो जाएगी हमारी? 4x, क्या हो जाएगी? 4x। और लेट द साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्या हो जाएगी? लेट द साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्या हो जाएगी? 9x। गुड, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब रेशो ऑफ देयर एरिया निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में एरिया ऑफ ABC लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC, और अपॉन में लिखेंगे त्रिभुज, 2 त्रिभुज दे रखे हैं तो कोई सा भी पहले त्रिभुज लिख दें, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे दूसरा लिख लें दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल, अनदर लिख दीजिएगा, अनदर ट्राइंगल। तो बच्चों दोनों का ट्राइंगल जो है वो अपॉन में रखना है, एक दूसरे का रेशो निकालना है, ऊपर वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप भी जानते हो कि इनके जो क्षेत्रफल का जो सूत्र, अब आपको मैंने पहले बता दिया था कि इनके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बेटा वो √3/4a² होता है ना, और नीचे भी वही है तो √3/4a²। अब आप बच्चों बताओ कि पहले वाले की साइड और सेकंड वाले की साइड हमारे पास, चलिए पहले तो इतना करते हैं, √3/4 अब a। अब आप मुझे बताएं a कितना है हमारे पास, तो a की वैल्यू है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x², और अपॉन में √3/4 फिर से आएगा, लेकिन अब b कितना है हमारे पास में 9x। तो आपको समझ में आ रहा होगा, वापस मैं समझा देता हूँ, √3/4a² और √3/4a²। बच्चों ये 2 बार क्यों लिया? क्योंकि बच्चों हमको दोनों के त्रिभुज का अनुपात निकालना है। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर और वापस से एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल नीचे, तो दोनों का एरिया है। तो अब चूंकि दोनों ही त्रिभुज हैं तो दोनों जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा। अब बच्चों यहाँ पे a² है तो यहाँ पर मैं a² हटाकर 4x² लिखूंगा, और यहाँ पे a² है तो यहाँ पे मैं 9x लिखूंगा, 9x²।
आप मुझे बताएं बच्चों, √3/4 से √3/4 कट गया, अब क्या बचा 4x का होल स्क्वायर अपॉन 9x का होल स्क्वायर। आप भी जानते हो होल स्क्वायर क्या होता है, अंदर आ जाता है। तो आप मुझे बताएं 4 का स्क्वायर हो गया और x का स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर 9 के पास भी आ गया और x के पास भी आ गया। तो आप बच्चों बताओ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा 81। तो इसका आंसर आ रहा है 16/81 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक अनदर क्वेश्चन ठीक यही पैटर्न पर मैं बता देता हूँ। और इस तरह से अब जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नहीं आपको समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, सॉरी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दो त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात हमें दे रखा है 3:5। तो लिखेंगे दिया है, इट इज गिवन। क्या दिया है, दो त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात, लंबों का अनुपात हमें दे रखा है यहाँ पे 3:5। इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखेंगे एल्टीट्यूड of two similar triangle का रेशो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3:5। अच्छा, तो पहले वाले को 3x ले लेंगे और सेकंड वाले को 5x ले लेंगे। तो माना कि पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब हम ले लेंगे 3x और लेट दी altitude of first triangle और दूसरे वाले का हम ले लेंगे 5x। तो माना कि दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लंब हो जाएगा हमारा 5x। तो इसे यहाँ देखें, लेट दी एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x। तो आप बच्चों जानते हो कि दोनों का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, रेशो ऑफ एरिया निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात किस तरह से निकालेंगे, एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरिया कैसे निकालेंगे, रेशो ऑफ एरिया। तो हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप भी जानते हो कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और फिर सेकंड लिखेंगे एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट कर दे। अब चूंकि दोनों जगह त्रिभुज ही हैं, दोनों की जगह एरिया है, तो दोनों की जगह एक ही फॉर्मूला रखेगा √3/4a² और इधर पे √3/4a²। अब आप बच्चों जानते हो कि √3/4 से √3/4 कट जाएगा, या तो फिर अभी आप डायरेक्ट ना काटें, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने जैसे किया था वैसे सॉल्व कर लेते हैं। √3/4a² और √3/4a²। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर a² की जगह मैं यहाँ से क्लीन करके क्या रखने वाला हूँ 3x का स्क्वायर, और यहाँ पर a² की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 5x का स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर। तो आप बताओ बच्चों, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया, इधर बचा 3x का होल स्क्वायर और इधर बचा 5x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होल है, अब तो 3 का भी स्क्वायर आएगा, x का भी स्क्वायर आएगा और 5 का भी स्क्वायर आएगा और x का भी स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 3² 3 स्क्वायर की वैल्यू होती 9 और 5 स्क्वायर की होती 25। तो ये आपका आंसर है। आई होप बच्चों कि आपको ये लेसन नंबर 6 आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ इस बार MP बोर्ड 2020-21 की तरफ से जो मेन एग्जाम होने वाली है सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो आप MP बोर्ड के जितने भी अधिकांश बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।